हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के इस प्यारे से सेशन में। तो आज हम लोग आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं। वो टॉपिक क्या होने वाला है आपका? पार्लियामेंट्री कमेटीज, यानी संसदीय समिति के बारे में हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका हिंदी क्या होगा? संसदीय समिति। तो अब इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से और डिटेल में क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी होता क्या है, यानी संसदीय समिति क्या होता है। तो देखिए, हमारे संसद में बहुत सारे कार्य होते हैं, यानी कभी कभी हमारे संसद में कुछ घोटाला भी होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उस घोटाले की जांच कौन करेगा, यानी सरकार के घोटाले की जांच कौन करता है, तो उसके लिए हमारी समितियां बनाई जाती है। तो उसी तरह से हम लोग क्या करने वाले हैं, आज बहुत से समितियों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो देखिए, अब हमें थोड़ा सा देखना है कि ये जो हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी होता है, यह आपके दो तरह का होता है। अब यहाँ से आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग लिखिए पार्लियामेंट्री कमिटीज। एक मिनट। पार्लियामेंट्री कमिटीज, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं। तो देखिए, ये जो आपका पार्लियामेंट्री कमेटी होता है, यह आपके दो तरह का होता है। ये कितने तरह का होता है? आप, ओ माय गॉड, एक मिनट। ये जो आपका पार्लियामेंट्री कमेटी होता है, यह आपके दो तरह का होता है। एक मैम कौन सा होता है? तो एक होता है आपका, एक होता है आपका एडॉक कमेटी, एडॉक कमेटी, एडॉक कमेटी, ठीक है। और दूसरा हमारा कौन सा होता है? एक मिनट, यहाँ पे हमारा आई होगा, पार्लियामेंट्री कमेटीज, ठीक है। एक होता है आपका एडॉक कमेटी और हमारा दूसरा कौन सा होता है? स्टैंडिंग, स्टैंडिंग, स्टैंडिंग कमेटी, स्टैंडिंग कमेटी, ठीक है। तो मैम हमने क्या देखा कि हमारे संसदीय समितियां में हमें दो तरह के संसदीय समितियों के बारे में पढ़ना है। एक होता है हमारा एडॉक कमेटी, यानी इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, इसे हिंदी में हम लोग बोलने वाले हैं, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, तो इसे हिंदी में बोलेंगे अस्थाई, अस्थाई समिति, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? अस्थाई समिति। और स्टैंडिंग कमेटी को हिंदी में क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे अस्थाई, अस्थाई समिति बोला जाएगा, ठीक है। तो ये आपने देख लिया कि जो हमारे पार्लियामेंट्री कमिटीज होते हैं, वो आपके दो तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका एडॉक कमेटी, यानी इसे हिंदी में बोलेंगे अस्थाई समिति। फिर दूसरा हमारा कौन सा होता है? स्टैंडिंग कमेटी, यानी अस्थाई समिति, ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, इनके कार्यकाल को देख लेते हैं कि इनका टेन्योर कितना होता है और इनका टेन्योर कितना होता है, यानी कार्यकाल कितना होता है, ठीक है। तो देखिए, अगर इनके टेन्योर की बात करें, टेन्योर मतलब क्या होगा? हमारा कार्यकाल। तो इनका जो कार्यकाल होता है, वो क्या होता है? कोई फिक्स नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए नॉट फिक्स, नॉट फिक्स, ठीक है। यानी जो हमारी अस्थाई, नाम से ही पता चल रहा है अस्थाई। तो जो इसका कार्यकाल होता है, वो क्या होता है? आपका कोई निश्चित नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग इसकी बात करते हैं, स्टैंडिंग कमेटी की, टेन्योर कितना होता है, यानी इसका कार्यकाल कितना होता है, तो इसका जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है? 1 वर्ष होता है। यानी ऐसे यहाँ पे लिख लीजिए 1 वर्ष, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि क्या इनका जो गठन है, वो प्रत्येक वर्ष होता है कि नहीं होता है। तो देखिए, आपके अस्थायी समिति का गठन आखिर क्यों किया जाता है? तो इसका गठन जो है, वो किसी विशेष कार्य के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में कोई घोटाला होता है, जैसे 2G स्पेक्ट्रम था, तो उस घोटाले की जांच करने के लिए अब हमें क्या पड़ेगी? एक समिति की जांच, मतलब समिति की जरूरत पड़ेगी।
जांच समिति, इंक्वायरी कमेटी की। तो ऐसे मामलों की जांच करने के लिए क्या किया जाता है, आपके अस्थायी समिति का गठन किया जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा इसका जो गठन होता है, गठन होता है किसी विशेष कार्य के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए, कार्य के लिए इसका गठन होता है, इसका गठन होता है। यानी जब हमारे देश में कोई मुद्दा होता है, बड़ा सा मुद्दा होता है, तभी क्या होता है, इसका गठन होता है, अदरवाइज नहीं होता है। लेकिन जो हमारी ये स्टैंडिंग कमिटी है, इसका गठन क्या होता है, आपके प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा इसका गठन, इसका गठन प्रत्येक वर्ष होता है, प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, इसका जो गठन है वो कब होता है मैम, तो हमारे प्रत्येक वर्ष किया जाता है इसका गठन। तो ये हो जाता है आपका स्टैंडिंग कमेटी और ये हो जाता है हमारा एडॉक कमेटी। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस आपके एडॉक कमेटी को भी क्या करते हैं, 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और इस स्टैंडिंग कमेटी को भी हम लोग क्या करते हैं, आगे 6 भागों में बांट कर इसे क्या करते हैं, पढ़ते हैं। तो अब हमें देखना है कि आपके एडॉक कमेटी में 2 कौन सी कमेटी है और आपके स्टैंडिंग कमेटी में 6 कौन सी अलग अलग समितियां होती है। ठीक है, तो देखिए अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, इतना पता चल गया कि मैम पार्लियामेंट्री कमेटी हमारे 2 तरह की होती है, एक एडॉक कमेटी, दूसरा स्टैंडिंग कमेटी। एडॉक कमेटी का जो गठन होता है वो किसी विशेष कार्यों के लिए किया जाता है, लेकिन जो हमारी स्टैंडिंग कमेटी होती है उसका जो गठन होता है वो प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, इसका गठन किया जाता है। तो ये बात आपको समझ में आ रही है, इसका गठन क्या होता है, आपके प्रत्येक वर्ष किया जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि ये जो आपका एडॉक कमेटी होता है वो 2 तरह का होता है, उसे देख लेते हैं। तो देखिए एडॉक कमिटीज, तो ये जो आपका एडॉक कमिटीज होता है, मैम ने कितने बताया, कितने तरह का होता है, तो 2 तरह का होता है। मैम कौन कौन सा होता है, थोड़ा सा उससे हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका एडॉक कमेटी होता है, एडॉक कमेटी यानी अस्थायी समिति, तो यह आपके 2 तरह का होता है। एक तो होता है आपका, एक होता है आपका जांच समिति, जांच समिति यानी इंक्वायरी कमेटी। ठीक है, और हमारा दूसरा क्या होता है, आपका सलाहकार समिति, सलाहकार समिति यानी एडवाइजरी कमेटी। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो आपके एडॉक कमेटी होती है वो 2 तरह की होती है, एक होता है आपका जांच समिति और दूसरा क्या होता है आपका सलाहकार समिति। जांच समिति जैसे मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में कि मान लीजिए हमारे देश में कोई घोटाला होता है, तो उस घोटाले की जांच करने के लिए हमारे देश में क्या किया जाता है, जांच समिति को बनाया जाता है। अब ये जो घोटाला है, अब हमेशा तो घोटाला होता नहीं है, बहुत कई सालों पर घोटालाएं होती है। ठीक है, तो उसकी जांच करने के लिए क्या किया जाता है, जांच समिति को बनाया जाता है। फिर हमारा होता है सलाहकार समिति, यानी ऐसा कोई मुद्दा जिस पर मतलब जरूरी है सलाह देना किसको, सरकार को, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे बनती है सलाहकार समिति। तो इसे हम लोग तो बाद में पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ से ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। ये जो हमारा स्टैंडिंग कमिटी होता है, ये जो आपका स्टैंडिंग कमेटी होता है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का वेटेज भी बहुत अच्छा होता है। तो उसे हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से और डिटेल में क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए अब, ये तो हमारी हो गई एडॉक कमेटी, मैम 2 तरह की होती है। ठीक है, ठीक है ना, अब यहाँ पे हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं। स्टैंडिंग कमेटी के बारे में लिखिएगा, स्टैंडिंग कमेटी। तो ये जो आपका स्टैंडिंग कमेटी होता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं मैम, इसके नाम से पता चल रहा है अस्थाई समिति, अस्थाई
समिति जिसका जो गठन होता है वो क्या होता है, प्रत्येक वर्ष होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि जो हमारी अस्थाई समितियां होती है वो आपके 6 प्रकार की होती है। अब 6 प्रकार कौन कौन से होते हैं उसे थोड़ा सा हमें क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पे लिखिएगा स्थायी समिति, स्थायी समिति 6 प्रकार की होती है, ठीक है। अब ये कौन कौन सी होती है उससे थोड़ा सा हमें क्या करना है, अच्छे से और डिटेल में क्या करना है, देखना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अपना एक अच्छा सा बनाएंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर हम लोग 6 तरह के क्या बनाएंगे, तीर का निशाना बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 और लास्ट हमारा 6, ठीक है। तो ये जो हमारी अस्थाई समितियां होती है वो 6 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है उससे थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए जो आपकी सबसे पहले अस्थाई समिति में आती है वो कौन सी आती है, तो वित्तीय समिति, वित्तीय समिति, वित्तीय समिति। हम लोग वित्तीय समिति को भी क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। यानी ये जो आपका वित्तीय समिति होता है ये भी कितने तरह का होता है, तो मैम ये 3 प्रकार का होता है। देखिए अब आपकी जो वित्तीय समिति होती है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है थोड़ा सा उससे हमें क्या करना है, देखना है। तो आपने नाम कभी ना कभी एग्जाम में तो सुना ही होगा, प्राक्कलन समिति, प्राक्कलन समिति। मैम ये प्राक्कलन समिति क्या करती है, सभी चीजें जानेंगे। फिर हमारा दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति, ठीक है। लोक लेखा समिति, मेरे साथ नोट्स बनाते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता रही हूँ, ठीक है। फिर आपका तीसरा हो जाता है सार्वजनिक, सार्वजनिक उपक्रमों, उपक्रमों के लिए गठित समिति, गठित समिति, ठीक है। तो देखिए अब थोड़ा सा इनके बारे में मैं आपको जानकारी देते रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने क्या बताया कि हम लोग अस्थाई समिति में 6 प्रकार के समितियों के बारे में पढ़ने वाले, जिसमें से आपका पहला आता है वित्तीय समिति यानी फाइनेंस कमिटी। इस वित्तीय समिति को भी हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला आपका प्राक्कलन समिति होता है, दूसरा आपका लोक लेखा समिति होता है, तीसरा आपका होता है सार्वजनिक उपक्रमों के लिए गठित समिति, ठीक है। तो देखिए प्राक्कलन समिति क्या होता है कि ये जो प्राक्कलन समिति होती है ना वो सरकार के बजट का क्या करती है, मतलब हमारी जो सरकारें हैं वो पैसा कहाँ कितना खर्च करने वाली है उसका क्या करती है, अनुमान लगाती है। तो सरकार के बजट के व्यय का अनुमान कौन लगाता है, व्यय मतलब खर्च, वो हमारी प्राक्कलन समिति लगाती है। जैसे कोई नेशनल हाईवे बनाना है तो उसके लिए कितना पैसा चाहिए वो उसका आकलन कौन करेगी, तो हमारी प्राक्कलन समिति। अब पैसा तो हमने दे दिया नेशनल हाईवे बनाने के लिए, अब जितना हमने पैसा दिया है क्या उस पैसे का यूज बहुत सही तरीके से हुआ है कि नहीं हुआ है, उस पैसे की जांच कौन करती है, लोक लेखा समिति। यानी यह जांच करेगी कि जितना सरकार से पैसा आ गया है इस कार्य, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, उतना पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाया गया है कि नहीं लगाया, कहीं घोटाला तो नहीं हुआ है। फिर ये जो हमारे सार्वजनिक उपक्रमों के लिए गठित समितियां हैं, जैसे आपका एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, उन सभी के लिए क्या होती है, हमारी एक अलग से समिति बनाई जाती है, ठीक है। तो पहला हमारा हो गया वित्तीय समिति, दूसरा आता है आपका विभागीय समिति, विभागीय समिति। ये विभागीय समिति क्या होता है, तो आपके वर्तमान में कितनी विभागीय समितियां हैं, 24 विभागीय समितियां। जैसे आपका कैसे हो सकता है, कृषि विभाग से भी कोई हो सकता है, स्वास्थ्य विभाग का कोई समिति हो सकता है। तो ये सारे विभागीय समिति बहुत हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आपका आता है तीसरा जांच समिति, जांच समिति, ठीक है।
अब ये जो जांच समिति होता है इसका गठन प्रत्येक वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग भी क्या पढ़ के आए हैं, यहाँ पर भी हम लोग जांच समिति पढ़ के आए हैं, लेकिन इस जांच जांच समिति का गठन क्या होता है, किसी विशेष कार्यों के लिए किया जाता है, लेकिन यहाँ पे जो हम लोग जांच समिति पढ़ने वाले हैं इसका गठन प्रत्येक वर्ष होता है। ठीक है, फिर जांच समिति के बाद 1 2 3 और चौथी हमारी कौन सी आ जाती है, आपकी सेवा समिति। सेवा समिति, ठीक है। सेवा समिति के बाद हमारी आ जाती है सदन समिति। सदन समिति, ठीक है। सदन समिति क्या होता है, हमारे सदन की कार्यवाही की जांच करने के लिए भी बहुत सारी समितियां बनाई गई है, उसे भी देखेंगे। ठीक है, फिर हमारा लास्ट में क्या आ जाता है, आपका परीक्षण एवं नियंत्रण समिति आ जाता है, इसे छानबीन समिति भी बोला जाता है। ठीक है, तो लास्ट में आप लोग लिखिएगा परीक्षण एवं नियंत्रण समिति, या इसी को आपके बुक में क्या लिखा हुआ मिलेगा, छानबीन समिति। छानबीन समिति, ठीक है। तो ये हमने क्या देख लिया, आपके 6 तरह के अस्थाई समितियों के बारे में भी देख लिया। अब इसे थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, अच्छे से याद कर लेते हैं। तो देखिए, हमने आपके 6 तरह के कौन कौन सी समितियों के बारे में बताया। तो पहला आपका क्या हो जाता है, वित्तीय समिति हो जाता है, जिसे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अब दूसरा हमारा हो जाता है विभागीय समिति, यानी हमारे अलग अलग विभागों के लिए 24 समितियां बनाई गई है। ठीक है, फिर आपका जांच समिति आ जाता है, फिर आपका सेवा समिति आ जाता है, फिर क्या आता है मैम, फिर आता है हमारा सदन समिति, फिर परीक्षण एवं नियंत्रण समिति, या इसी को क्या बोलते हैं, छानबीन समिति बोला जाता है। ठीक है, इतना बातें क्लियर हो गया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पहले समिति यानी वित्तीय समिति को क्या कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत अच्छे से क्या करेंगे, डिटेल में इसे पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग हेडिंग दीजिएगा वित्तीय समिति। वित्तीय समिति, ठीक है, यानी फाइनेंस कमेटी। अब इसके बारे में हम लोग जो 3 तरह के वित्तीय समितियों के बारे में मैंने आपको बताया, एक होता है आपका प्राक्कलन समिति, दूसरा होता है आपका लोक लेखा समिति, और तीसरा क्या होता है, सार्वजनिक उपक्रमों के लिए गठित समितियां। ठीक है, तो देखिए इसे हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ही स्लाइड पे अच्छे से कंप्लीट करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप लोग हेडिंग क्या दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग हेडिंग दीजिएगा प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन प्राक्कलन समिति, ठीक है। प्राक्कलन के बाद यहाँ पे आप लोग हेडिंग दीजिएगा लोक लेखा समिति। लोक लेखा लोक लेखा समिति, तीनों को एक ही स्लाइड पे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर लोक लेखा समिति के बाद जो हमारा लास्ट समिति आता है वो कौन सा आता है, सार्वजनिक उपक्रमों के लिए गठित समिति। यानी सार्वजनिक उपक्रमों के लिए गठित समिति के बारे में हमें क्या करना है, अच्छे से पढ़ना है। तो देखिए अब इन सब के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में यहीं पे पढ़ लेंगे। तो हमारा पहला क्या हो गया, प्राक्कलन समिति, दूसरा क्या हो गया, लोक लेखा समिति, और हमारा थर्ड क्या हो जाता है, सार्वजनिक उपक्रमों के लिए गठित समितियां। ठीक है, अब सबके बारे में अच्छे से, और इसमें कितने सदस्य होते हैं, इनके अध्यक्ष की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है, वो सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए अब इसके बारे में पहले लिखेंगे सारी बातें, सारी इंफॉर्मेशन, और फिर इसके बारे में लिखेंगे, फिर इसके बारे में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा जो हमारा प्राक्कलन समिति होता है, यह सबसे बड़ी
बड़ी समिति होता है। यानी जो हमारा प्राक्कलन समिति होता है ना, इन तीनों समितियों में से क्या होता है, सबसे बड़ी समिति होता है। सबसे बड़ी समिति किस आधार पे बताया जाता है, तो इनके सदस्यों के आधार पे बताया जाता है। ठीक है, इनके सदस्यों के आधार पर बताया जाता है। तो आपका जो प्राक्कलन समिति है इसमें 30 सदस्य होते हैं, और जो आपका लोक लेखा समिति है इसमें आपके 22 सदस्य होते हैं, और जो आपका सार्वजनिक उपक्रमों के लिए गठित समितियां है इसमें कितने सदस्य होते हैं, तो आपके 22 ही होते हैं। ठीक है, तो किस आधार पे हमने कहा कि यह सबसे बड़ी समिति होती है मैम, तो सदस्यों के आधार पे। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इसमें कितने मेंबर होते हैं, तो इसमें 30 मेंबर होते हैं। और ये जो 30 मेंबर होते हैं सभी कहाँ से होते हैं, तो आपके लोकसभा से ही होते हैं। तो यहाँ पे ये भी लिख लीजिएगा, सभी लोकसभा से ही सभी लोकसभा से ही क्या होंगे, मतलब होंगे। ठीक है, तो ये इसके बारे में सॉरी, तो इसके बारे में जो हमने सबसे पहली बात आपको बताया वो क्या है कि यह सबसे बड़ी समिति है, और इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 30 होती है। यह आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब इसके बारे में हमें क्या लिखना है, तो मैम इसके बारे में हमें अब ये देखना है कि इसका गठन लोकसभा में होता है कि राज्यसभा में होता है। तो इसका जो गठन है, गठन केवल आपके कहाँ होता है, तो लोकसभा में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लीजिए केवल, ओके, केवल लोकसभा में, लोकसभा में होगा। ठीक है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिख रहे हैं ताकि आपको एक ही स्लाइड पे सारी बातें आपसे मैं लिखवा दूं। ठीक है, तो इसका गठन केवल केवल कहाँ होता है, आपके लोकसभा में होता है। फिर जो इसका अगला बात निकल के आता है कि मैम इसका जो अध्यक्ष होता है, यानी अध्यक्ष, वो आपके किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो अध्यक्ष को स्पीकर द्वारा नियुक्त किया जाता है, नियुक्त किया जाता है। यानी देखिए, आपके प्राक्कलन समिति जो बनाई जाती है तो उसमें एक हमारे अध्यक्ष साहब भी होते हैं। तो उस अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो आपके स्पीकर द्वारा की जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखना है, यहाँ पे आपको क्या देखना है कि इसका सबसे पहली बार गठन कब हुआ था, यानी जो हमारी प्राक्कलन समिति होती है उसका सबसे पहली बार गठन कब हुआ था, तो आपके 1950 में हुआ था। किसके सिफारिश पर, तो जॉन मिथाई के सिफारिश पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखिएगा 1950 में पहली बार गठन हुआ था। किसके सिफारिश पर मैम, तो हमारे जॉन मिथाई के सिफारिश पर। ठीक है, जॉन मिथाई के सिफारिश पर, सिफारिश पर। ठीक है, तो हमने आपको क्या बताया कि इसका कार्य क्या होगा, तो मैम इसका कार्य क्या होगा कि सरकार अपना पैसा कहाँ कितना खर्च करने वाली है, उस खर्च का क्या करती है, अनुमान लगाती है। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया कि जैसे आपको कोई नेशनल हाईवे बनाना है, तो नेशनल हाईवे बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा, उस पैसे का आकलन, नाम ही है प्राक्कलन समिति, यानी उस पैसे का आकलन करती है, अनुमान लगाती है कि इतना पैसा नेशनल हाईवे को बनाने के लिए दे दिया जाए। तो यह अपना रिपोर्ट किसको देती है, किसको देगी भाई, तो स्पीकर को देगी। तो यहाँ पे लिखिएगा अपना रिपोर्ट स्पीकर को देगी, स्पीकर को देगी। ठीक है, अब ये तो हमने सारी बातें देख ली, अब इनके थोड़ा सा कार्य को देख लेते हैं, शॉर्टकट में लिख लेते हैं। कार्य क्या होता है, तो सरकार के बजट के व्यय का अनुमान लगाना। ठीक है, सरकार के बजट के व्यय का व्यय का अनुमान लगाना। ठीक है, अनुमान लगाना, यानी यह क्या करने वाली है भाई,
तो सरकार पैसा किस प्रोजेक्ट के लिए कितना देने वाली है, उस बजट के व्यय का अनुमान लगाती है। ठीक है, जैसे हमारे भी घर में कोई घर बनता है, मान लो हमारा अपना एक घर बनवाना है, तो उस घर में कितना पैसा लगेगा उसका पहले से हम लोग क्या करते हैं, बैठ के आकलन करते हैं। हाँ, कि एक 1 फ्लोर बनाने के लिए इतना पैसा लगेगा, सेकंड फ्लोर बनाने के लिए हम इतना पैसा लगेगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले उसका आकलन करते हैं। तो उसी तरह से हमारे देश में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट को बनाना रहता है, तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए कितना पैसा लगेगा उसका आकलन कौन करती है, हमारी प्राक्कलन समिति करती है। अब इसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये लिखना है कि कोई भी मंत्री इसका क्या होता है, सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, यहीं पे लिख देता है। ठीक है, कोई भी मंत्री, कोई भी मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है, इसका सदस्य नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, यानी कोई भी मंत्री क्या होगा, तो इसका सदस्य नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे घोटालों में मंत्रियों का भी क्या होता है, हाथ होता है, तो इसलिए इसमें मंत्री कोई भी नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो ये तो हमने क्या देख लिया, आपका प्राक्कलन समिति, यह सबसे बड़ी समिति होता है। इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, 30 मेंबर होते हैं, और गठन इसका केवल लोकसभा में ही होता है। फिर हमने बताया अध्यक्ष इसके स्पीकर द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। 1950 में पहली बार इसका गठन हुआ था, किसके सिफारिश पर, तो आपके जॉन मिथाई के सिफारिश पर। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया यह अपना रिपोर्ट किसको देता है भाई, तो स्पीकर साहब को देता है। फिर मैंने इसको इसके कार्य को बताया, तो सरकार के बजट के व्यय का अनुमान लगाती है ये हमारी प्राक्कलन समिति। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कोई भी मंत्री क्या होते हैं, इसके सदस्य नहीं होते। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा प्राक्कलन समिति। अब हम लोग कहाँ आते हैं, अपने लोक लेखा समिति पर आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें सदस्यों की संख्या अगर बताएं तो सदस्य कितने होते हैं, इसमें सदस्य आपके 22 होते हैं। ठीक है, 22 होते हैं। तो मैम आपके लोकसभा से कितने होते हैं, लोकसभा से आ जाते हैं आपके 15, और आपके राज्यसभा से कितने आ जाते हैं, आपके 7 आ जाते हैं। ठीक है, यानी हमारे लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से सदस्य आते हैं। ठीक है, अभी हमारा लोक लेखा समिति करता क्या है, तो देखिए अब यह जांच करेगा कि ये जो पैसा इसको दिलाया था नेशनल हाईवे बनाने के लिए इतना, क्या उस पैसे का सही यूज हुआ है कि नहीं हुआ है, कहीं पर घोटाला तो नहीं हुआ है। तो उसी की जांच हमारे किसके द्वारा की जाती है, लोक लेखा समिति द्वारा। और इसमें सदस्य कितने होते हैं, 22 मेंबर होते हैं। आपके लोकसभा से 15 होते हैं और राज्यसभा से 7 होते हैं। ठीक है, तो इसके भी जो हमारे स्पीकर होते, इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो भी आपके स्पीकर द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा अध्यक्ष स्पीकर द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं, नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, यानी जो इसके भी अध्यक्ष है वो स्पीकर द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या लिखना है कि कोई भी मंत्री क्या होता है, इसका सदस्य नहीं होता है। तो यहाँ पे लिखेगा कोई भी मंत्री, मंत्री इसका सदस्य नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। ठीक है, कोई भी मंत्री क्या होता है, इसका सदस्य नहीं होता। अब इसका कार्य क्या होता है, तो इसके कार्य की अगर बात करें तो यह क्या करता है, कैग के रिपोर्ट के आधार पर सरकार के लेन देन की जांच करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा कैग के रिपोर्ट के आधार पर ठीक है, आधार पर सरकार के लेन देन की जांच करता है, जांच करता है। ठीक है मैम, ये तो पता चल गया कि यह सरकार के लेन देन की क्या करता है, जांच करता है। किसकी रिपोर्ट के आधार पर, तो कैग के रिपोर्ट के आधार पर। अब इसके थोड़ा सा रिपोर्ट को देख लेते हैं कि यह अपना रिपोर्ट किसे सौंपता है। तो यह जो अपना रिपोर्ट है, रिपोर्ट किसको देता है भाई, तो स्पीकर साहब को देता है, स्पीकर।
यानी लोकसभा अध्यक्ष को देता है, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा लोक लेखा समिति। इसके कार्य को थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि कैग के रिपोर्ट के आधार पर सरकार के लेन देन की क्या करता है या जांच करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा सार्वजनिक उपक्रमों के लिए गठित समितियां। तो इसमें जो आपके सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, 22 ही होते हैं, ठीक है। और सार्वजनिक उपक्रम मतलब जैसे आपका एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, सीएनजी हो गया, आईपीसीएल, आईयूसीएल, सॉरी सॉरी आईपीसीएल नहीं होता है, आईयूसीएल होता है, आईयूसीएल, आईयूसीएल, ठीक है। तो ये सारी जो हमारी कंपनियां होती है, तो ये सारी हमारी कंपनियां कैसी होती है, तो सरकारी कंपनियां होती है। तो इनके कार्यों के इनके कार्यवाही की जांच करने के लिए, इनकी वित्तीय कार्यों की समीक्षा के लिए आपके सार्वजनिक उपक्रमों के लिए समितियां बनाई जाती है, ठीक है। तो ये हो जाती है हमारी 3 वित्तीय समितियां, जिसमें हमने पढ़ लिया एक प्राक्कलन समिति, दूसरा लोक लेखा समिति, तीसरा आपका सार्वजनिक उपक्रमों के लिए गठित समितियां, ठीक है। तो देखिए हमने पहले आपके विभाग वित्तीय समिति को देख लिया। अब हमारा दूसरा क्या आता है, आपका विभागीय समिति आता है। तो इस विभागीय समिति को हम लोग क्या करते हैं, बहुत अच्छे से और डिटेल में क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग हेडिंग क्या देंगे, विभागीय समिति। विभागीय समिति, विभागीय समिति क्या होता है, अब थोड़ा सा इसके बारे में हमें क्या करना है, अच्छे से और डिटेल में क्या करना है, पढ़ना है। तो देखिए ये जो आपका विभागीय समिति होता है, अब इसमें थोड़ा सा सदस्यों की बात कर लेते हैं कि सदस्य कितने होते हैं। तो देखिए एक मिनट, इसमें जो आपके सदस्य होते हैं वो कितने होते हैं, 31 होते हैं, ठीक है। यानी इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, आपकी 31 होती है। अगर लोकसभा में इसका गठन होगा तो इसमें 15 सदस्य होंगे, ठीक है, 15 नहीं सॉरी, अगर आपके लोकसभा में इसका गठन होगा तो 21 सदस्य होंगे, ठीक है। और अगर आपके राज्यसभा में होता है तो राज्यसभा में इसके कितने हो जाते हैं, 10 सदस्य हो जाते हैं, 10, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका लोकसभा में और ये हो जाता है हमारा राज्यसभा में। तो अगर आपके विभागीय समिति का गठन लोकसभा में होता है तो 21 सदस्य होंगे और राज्यसभा में होता है तो 10 सदस्य होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा कि वर्तमान में हमारी 24 क्या है, विभागीय समितियां हैं। वर्तमान में 24 विभागीय समितियां हैं, ठीक है। ये जो संख्या है आपका फिक्स नहीं होता है, कभी ये संख्या बढ़ भी सकता है, कभी घट भी सकता है, ठीक है। अब विभागीय समिति कैसी होती है, तो मैम कृषि विभाग के लिए भी हमारी अलग से समिति बनती है, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी हमारी अलग से समिति बनती है, पर्यावरण विभाग के लिए भी क्या होती है, अलग अलग समितियां बनती है। तो ऐसे करके हमारे वर्तमान में 24 विभागीय समितियां हैं। तो मैम ये विभागीय समितियां करती क्या है, तो अपने अपने विभाग में क्या करती है, बजट की मांग करती है, बजट मतलब पैसा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा अपने अपने विभाग में, ठीक है। यानी इनका कार्य क्या होता है भाई, तो अपने अपने विभाग में बजट की मांग करती है, ठीक है, मांग करती है। तो दूसरा हमारा कौन सा हो गया, विभागीय समिति हो गया। अब तीसरा हम लोग कौन सा समिति पढ़ने वाले हैं, तो जांच समिति के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। ये तो हमारा दूसरा हो गया। तीसरा हो जाता है आपका जांच समिति, ठीक है। तो देखिए ये जो आपका जांच समिति होता है ये भी 3 तरह का होता है, 3 तरह का होता है। तो इसमें पहला कौन सा आता है, तो इसमें आपका पहला आ जाता है विशेषाधिकार विशेषाधिकार समिति। ये आपका विशेषाधिकार, एक मिनट, ये आपका विशेषाधिकार समिति क्या होता है, थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए तो
तो आपके आर्टिकल 105 में क्या बताया गया, यानी अनुच्छेद 105 में आपके क्या बताया गया है, तो सांसदों का विशेषाधिकार बताया गया है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि इसमें बोला गया है कि यदि कोई सांसद सदन के अंदर कोई भी बात बोलता है तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, किसी भी न्यायालय में कार्यवाही नहीं चलाया जाएगा। ठीक है, तो उसी तरह क्या होता है कि मान लीजिए सदन के अंदर कोई सदस्य बोलता है, तो ये नहीं कि जो हमारे स्पीकर साहब है उसको बोलने नहीं दे रहे हैं और उसको बहुत बैठा रहे हैं, तो उसके अधिकारों का हनन ना हो, उस बात का ख्याल कौन रखती है, तो हमारी विशेषाधिकार समिति। तो यह सदन के अंदर क्या करती है कि किसी सदस्य का अधिकारों का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी का क्या करती है, ख्याल रखती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा सदस्यों के अधिकारों के अधिकारों के हनन का ख्याल रखती है। ठीक है, ख्याल रखती है, यानी सदन के अंदर किसी सदस्य के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है, उस बात का ख्याल कौन रखता है, यहाँ सॉरी कौन रखता है, तो आपका विशेषाधिकार समिति द्वारा रखा जाता है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा कौन सा समिति आ जाता है, दूसरा आ जाता है आपका याचिका समिति। याचिका समिति, अभी याचिका समिति क्या होता है, तो यहाँ पे पहले इसे लिख लेते हैं फिर आपको समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेगा जनता द्वारा भेजी गई भेजी गई याचिकाओं की जांच करता है। याचिकाओं की जांच करता है। ठीक है, याचिका मतलब क्या होता है कि मान लीजिए क्या होता है कि आपके शहर में क्या है, एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है और उस फैक्ट्री से क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन निकल रहा है, उस पॉल्यूशन से क्या हो रहा है, आसपास के बहुत से लोगों को क्या हो रहा है, समस्या हो रहा है। तो वो जो हित है, यानी अगर आप कोई लेटर लिखना चाहते हैं संसद के सदस्यों को, तो आप लेटर लिख सकते हैं और इससे जो कल्याण है पूरा, मतलब पूरे समाज के लोगों का होगा, केवल आपका नहीं होगा। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है PIL, यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी व्यक्ति द्वारा भेजा जाता है, तो इसकी जांच अब करने के लिए हमारी अलग से समिति बनाई गई है, उसी को क्या बोलते हैं, याचिका समिति। यानी जनता द्वारा भेजी गई याचिकाओं की जांच कौन करता है, आपका याचिका समिति करता है। ठीक है, फिर हमारा इसी में आपका तीसरा होता है अचार समिति। अचार खाने वाला नहीं होता है, ठीक है, वो अचार मत समझ लीजिएगा। तो अचार समिति क्या होता है कि मान लीजिए संसद में बहुत सारे सदस्य बैठते हैं, तो अब सभी सदस्यों का क्या होता है कि जो व्यवहार होता है वो जरूरी नहीं है कि वो नैतिक व्यवहार है। ठीक है, किसी किसी सदस्यों का क्या हो सकता है, अनैतिक व्यवहार भी हो सकता है। तो उनके अनैतिक व्यवहार की मतलब ऐसे उन पर नजर कौन रखता है, तो ये आचार समिति द्वारा ये सारी संसद में लोगों के मतलब कि कार्यवाही को देखा जाता है, किस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो नैतिक है, किस व्यक्ति का जो व्यवहार है वो अनैतिक है। तो उसके लिए क्या किया जाता है, हमारे सदन में आचार संहिता को लागू किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा यह सदन में आचार संहिता को लागू करता है, लागू करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका सदन में आचार संहिता को लागू कर रहा है। तो तीन हमने देख लिया, एक होता है आपका जांच समिति। अब हमारा कौन सा समिति बचा है, वित्तीय समिति को देख लिया, विभागीय समिति को देख लिया, जांच समिति को देख लिया। अब थोड़ा सा हम लोग क्या कर लेते हैं, ये सदन समिति को देख लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा सदन समिति देखिए, ये जो आपकी सदन समिति होती है, ये भी यह कितने तरह की होती है, तीन तरह की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है, तो इसमें से एक होती है आपकी नियम समिति। नियम समिति, अब ये नियम समिति क्या करती है, तो देखिए आपके संसद में क्या होती है, कार्यवाही होती है, तो उस कार्यवाही की समीक्षा कौन करता है, तो ये नियम समिति द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेगा संसद की कार्यवाही की समीक्षा, संसद की कार्यवाही की
समीक्षा की जाती है इसी के द्वारा, समीक्षा की जाती है किसके द्वारा, तो नियम समिति द्वारा। ठीक है, इतना बात आपको पता चल गया। सदस्य के बारे में बातें याद नहीं रखना है क्योंकि सदस्यों की संख्या इसमें कोई जरूरी नहीं होता है। फिर हमारा दूसरा आ जाता है सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति। सदस्यों की अनुपस्थिति पर अनुपस्थिति पर समिति। ठीक है, ये क्या करता है, तो देखिए आपके कोई ऐसा सदस्य जो कि बिना बताए 2 माह तक क्या होता है, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है, इसके सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति जो बनाई जाती है इसके द्वारा समाप्त कर दी जाती है। ठीक है, तो अगर कोई सांसद 2 माह तक बगैर बताए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता क्या कर दी जाती है, अध्यक्ष द्वारा समाप्त कर दी जाती है। तो ये होता है सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति। ठीक है, और हमारा तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है आपका कार्य मंत्रणा समिति। ठीक है, ये कार्य मंत्रणा समिति क्या करता है, तो ये दिन के कार्यक्रम का निर्धारण करता है। ठीक है, यानी हमारे सदन में कैसे कैसे कार्यक्रम होंगे उसका निर्धारण करता है। तो दिन के कार्यक्रम का निर्धारण करता है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है सदन समिति, यानी सदन समिति जो होता है ये भी 3 तरह का होता है, नियम समिति, सदस्यों की अनुपस्थिति पर समिति, कार्य मंत्रणा समिति। ठीक है, इसके बारे में सदस्यों की संख्या नहीं याद रखना है क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता नहीं है। जो आपको सदस्यों की संख्या याद रखना है इनमें याद रखना है कि आपके प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, लोक लेखा समिति में कितनी, और सार्वजनिक उपक्रमों के लिए गठित समिति में कितने सदस्य होते हैं, इनको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, तो ये जो आपका संसदीय समिति है लगभग कंप्लीट हो गया, जो 2-3 बचा है उसे क्या करेंगे अगले क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो आपका पार्लियामेंट्री कमेटी है इसे आप अच्छे से रिवीजन कीजिएगा और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे जाते हैं, तो रिवीजन करते रहिएगा। और फिर जो हमारा अगला टॉपिक है अगले वीक में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सभी को जय हिंद, नमस्ते।